नमस्कार। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। एनडीए में शामिल होने के बाद आज पहली बार नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स की खूब गर्माहट है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान नई सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं। मांझी ने सार्वजनिक मंच से अब मंत्रालय बंटवारे पर असंतुष्टि जाहिर कर दी है और दुख भी जताया है। आपको बता दें कि मांझी का कहना था कि हमें कोई बड़ा विभाग मंत्रालय क्यों नहीं दिया जाता है। जब मैं मंत्री था तब भी SC/ST मंत्रालय दिया गया था, अब बेटे संतोष को भी यही विभाग दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पथ निर्माण और भवन निर्माण विभाग का काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। मुझे इस बात का दुख है, ऐसे में चिंता है इस बात की भी कि कहीं फ्लोर टेस्ट से पहले मांझी पलटी ना मार दे। 2 दिन पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंह के साथ दिल्ली में बैठक की थी। ऐसे में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या 2024 के चुनाव में सीटों को लेकर यहाँ भी पेंच फंस गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार को एनडीए में 17 सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि जेडीयू इंडिया गठबंधन में 17 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन बात नहीं बन रही थी। इस बीच नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, लेकिन एनडीए में भी अब सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी। 17 सीट बीजेपी और 17 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे थे। लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें जेडीयू को 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव जीत गई थी। लोजपा की भी 6 सीट पर जीत हुई थी। अब 2024 के चुनाव में समीकरण बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार एनडीए में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी भी 2 भागों में बटी हुई है। पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग अलग हैं। ऐसे में 2019 की तरह 17 सीटों पर बीजेपी और 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती है, तो 6 सीटों में बंटवारा आखिर कैसे होगा? चिराग पासवान, पशुपति पारस, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कितने दिए जाएंगे? क्या चिराग पासवान, जो पहले से ही 6 सीटों की मांग कर चुके हैं, वो मान जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं और कई कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन लगातार जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में जेडीयू को कम सीट देने के लिए संघ ने भी हस्तक्षेप किया है। संघ ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जेडीयू को 11 से 12 सीट दी जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर 6 सीट चिराग पासवान को मिल जाती है तो बाकी लोग क्या करेंगे? अगला समीकरण आखिर क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन से अलग होने के बाद बिहार में कांग्रेस को सीट शेयरिंग में फायदा होने वाला है। अब कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, लेकिन जीत कितने सीटों पर मिल सकेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो आज मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर एनडीए गठबंधन का बिहार में क्या समीकरण बैठेगा सीट शेयरिंग को लेकर। देखिए, आपको बता दें कि लगातार बिहार की सियासत में उठापटक कुछ दिनों से देखी जा रही थी। चलिए, तो इसी पर मुद्दा में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को उनसे परिचय करा दो। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी जुड़ चुके हैं। सुमित शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर पाशा जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी जुड़ चुके हैं। अनिल गर्ग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित शशांक जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, क्या एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेंच बिहार में फंस रहा है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घटक दल हैं जी। वो निश्चित ही राज्य के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और बिहार की यशस्वी जनता के लिए ये कार्य किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा इंडी अलायंस है, ये जी। इनके मन पे एक प्रभाव है कि इनका जो नौकरी जो चली गई है
उसी कारण से ये लोग कहीं ना कहीं हतोत्साहित हैं और सीने पर सांप लौटना एक कहावत है, वो इसी कारण से चरितार्थ होता नजर आ रहा है। जी, हमारे साथ के त्रिपाठी जी जेडीयू से मौजूद हैं। सर, आप लोग इंडी गठबंधन में 17 सीट की मांग कर रहे थे, अब एनडीए गठबंधन में आपको 17 सीट मिल पाएगी क्या? क्योंकि देखिए, संघ ने साफ तौर पर कह दिया कि 11 से 12 सीटें ही आपको दी जाएंगी। देखिए नंदनी जी, जनता दल यूनाइटेड का हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एक स्वाभाविक गठबंधन में रहे। जी, बीच में थोड़ा सा आपसी मतभेद के कारण हम लोग अलग हो गए, लेकिन इस स्वाभाविक गठबंधन को आगे बनाए रखने के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला बहुत बड़ा हमारे आड़े नहीं आए। जहां तक बात है कि नीतीश कुमार लगभग 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जनता का जनादेश उनको हमेशा मिलता रहा है जी, और उन्होंने सरकार को एक शुचिता दी, सरकार में एक पारदर्शिता ले आए हैं, चाहे वो महिलाओं की सशक्तिकरण का हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे पुल और सड़क का निर्माण का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला, इन मुद्दों को कहीं न कहीं पूरा करने का काम सरकार ने किया है। जी, इसलिए सीट मुद्दे पे जो अभी बात चल रही है, वैसे तो हमारी मांग जो है 17 सीटों की थी, क्योंकि 16 तो हमारे जीत के आए हैं और 16 जब जीत के आए हैं, जो सिटिंग हमारी सीट है वो तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी देगी जी, और ये होना भी चाहिए। वो एक मतलब पारदर्शी जिसे कहते हैं गठबंधन का धर्म जो निभाना है, जी, अब वो भारतीय जनता पार्टी को निभाना है। लेकिन हमारे माननीय नीतीश कुमार जो भी फैसला करेंगे वो दल के हित में होगा और बिहार की जनता के हित में होगा, उसमें हमें कोई दो राय नहीं। जी। चलिए, हमारे साथ आरजेडी से प्रोफेसर अनवर पाशा जी भी मौजूद हैं। अनवर पाशा जी, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खटपट नजर आ रही है, यह आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा क्या? देखिए नलिनी जी, हेलो, ठीक है। अनवर जी, आपका ऑडियो में दिक्कत आ रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ अनिल गर्ग जी भी बने हुए हैं। अनिल गर्ग जी, बिहार में सीट शेयरिंग पर समीकरण बनना आसान होगा क्या? जिस प्रकार से अब एनडीए गठबंधन में भी उठापटक देखी जा रही है, क्या समीकरण बन पाएगा सर? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सीटों पे लड़ना जरूरी है या सीट जीतना जरूरी है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी ने 2014 और 2019 का विश्लेषण अच्छे ढंग से किया होगा। उसके बाद ही मुझे समझ में आया कि जिस कारण से वो एनडीए से अलग हुए थे, यानी भारत के लोकतंत्र में जो सर्वोच्च पद होता है, उसकी कहीं ना कहीं उनके जो मन में आशा थी उनको यहाँ धूमिल होते नजर आई। पहली बात तो इनको लोग प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया जा रहा, बना भी दिया जाए तो जीतना मुश्किल है, इसलिए वो एनडीए में लौट आए। अब वापिस आते हैं इस मुद्दे पे, 2014 में बीजेपी और जेडीयू अलग लड़ी थी तो जेडीयू को सिर्फ 4 सीटें मिली थी और बीजेपी 23 सीटें जीती थी। 2019 से मिलकर आए, जेडीयू को ज्यादा सीटें ओपन हुई और लड़ी ज्यादा कम पे, लेकिन जीती ज्यादा, 16 सीटें जीती। तो मेरा ये कहना है कि जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लड़ने से भी ज्यादा। तो जेडीयू को अच्छे से मालूम है कि बीजेपी के साथ मिलकर अगर लोकसभा चुनाव लड़ने जाएंगे तो जीत का राह आसान होगी। तो अगर आपको सिर्फ 4 सीटें जीतनी है तो आप ज्यादा सीटें लड़िए और इंडी गठबंधन के साथ लड़िए। अगर आपको 16 सीटें जीतनी है या ज्यादा सीटें जीतनी है, जितनी सीटें लड़े उतनी ही जीतनी है, तो फिर आप एनडीए गठबंधन के साथ आए, ऐसा उनका मानना होगा। जी, अब देखिए इनके गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में पार्टनर बड़े हैं, एलजेपी के साथ एचएम भी आ गया है, उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए। आखिर अगर भागीदार बढ़ेंगे तो उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो उनके सीट शेयरिंग में कुछ न कुछ उनको देना भी पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एलजेपी को भी अपनी सीट कम करनी पड़ेगी और इसको जेडीयू को भी अपनी सीट कम करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है ये कोई बड़ा मामला फंसेगा नहीं, क्योंकि दोनों को अपनी राजनीतिक हैसियत ठीक ढंग से मालूम है कि एनडीए के साथ रहने से उनको फायदा है, विनिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ जाएगी। तो चिराग पासवान को, क्योंकि एलजेपी भी 2 बार हो चुकी है, तो उनके पास ये बार्गेनिंग करने की ज्यादा ताकत नहीं है। नीतीश जी मैं समझता हूँ इतनी बार इधर उधर जा चुके हैं, अब इधर उधर जाने की उनकी संभावना ना के बराबर है और मुझे नहीं लगता कि सीट के मामले को बड़ा पेच फंसने वाला है। जी, मुझे लगता है कि आराम से एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा कोई खास मामला आएगा नहीं, क्योंकि जीतने की संभावना सबको लगता है कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की ही ज्यादा है। जी, चलिए, मैं रुक करना चाहूंगी अनवर पाशा जी का। अनवर पाशा जी कुछ कहना चाह रहे हैं और आवाज भी नहीं आ रही थी पहले सर आपकी। मेरा सवाल आपसे वही है कि एनडीए गठबंधन में जिस प्रकार से अब सीट शेयरिंग पे कसा कसी देखने को मिल रही है, क्या इससे आप लोगों को फायदा होगा?
नंदिनी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही। शुक्रिया। मुझे बहुत हंसी आ रही है जब जेडीयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी जी ने कहा कि ये बड़ा स्वाभाविक गठबंधन है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जो है वो अपने आप को धोखा देने वाली बात कोई नहीं हो सकती है जी। क्या स्वाभाविक गठबंधन है? विचारधारा के स्तर पर क्या तालमेल है इन लोगों में? क्या नीतीश कुमार जी की विचारधारा वही रही है? क्या पासवान जी की विचारधारा वही रही है? क्या कुशवाहा जी की विचारधारा वही रही है? क्या मांझी जी की विचारधारा वही रही है जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है? ये बड़ा हास्यास्पद लगता है ऐसा सुन करके। ये बुनियादी तौर पर ये जो एनडीए है, जो भाजपा के साथ की जो गठबंधन है, ये गठबंधन ये एक तरह से व्यक्तिगत सुविधाओं को सामने रख करके ये बनाया गया गठबंधन है। और इसमें व्यक्तिगत जो स्वार्थ है उनकी पूर्ति करने के लिए ये जो झगड़े चल रहे हैं आपस में, ये गठबंधन के तमाम घटक दलों के दरमियान में जो चल रहा है, ये उसी की वजह से चल रहा है कि इनके बीच कोई वैचारिक एकता नहीं है जी। और ये अपने अपने व्यक्तिगत और अपने पार्टी के स्वार्थों को लेकर के ये गठबंधन में सीटों का ये जो बंटवारा हो रहा है, ये जो बंदरबाट हो रहा है, ये उसी का परिणाम है। इसलिए ये तो होगा, क्योंकि जहां वैचारिक एकता नहीं है, आप लड़ते रहे हैं जिस विचारधारा के खिलाफ। आप सोशल जस्टिस के साथ, हमारे साथ जब थे तो सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे थे, आप उधर जाके किसके लड़ रहे हैं? आप सिर्फ सीटों के लिए लड़ रहे हैं। ये वैचारिक एकता नहीं है, ये बहुत ही एक तरह से अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए यही अनमिल बेजोड़, जिसको कहते हैं ना अनमिल बेजोड़, उस तरह की ये गठबंधन, और उसका यही अंत होना ही है। इस तरह की विचारधारा वाली, इस तरह की जो अनमिल बेजोड़ विचारधाराओं को लेकर के आप अगर गठबंधन करेंगे तो ये बहुत देर तक सफल नहीं रह सकता है। और इसमें सीटों के बंटवारे को ही अहमियत मिलेगी, विचारों को अहमियत नहीं मिलेगी, वैचारिक जो कटिबद्धता है उसको अहमियत नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि इस तरह के झगड़े हो रहे हैं और ये बहुत स्वाभाविक है, ये झगड़े होंगे। और देखिए कितनी देर तक इस तरह की एकता या इस तरह की गठबंधन टिकती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं अभी सुन रहा था अनुप पाशा जी को, उन्होंने कहा कि एनडीए का जो जेडीयू का गठबंधन है वो स्वाभाविक गठबंधन नहीं है जी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इन्होंने ये ऐसा आकलन किया कैसे? नीतीश जी की पूरी राजनीति बिहार के अंदर आरएलडी के खिलाफ रही है, लालू जी के खिलाफ रही है। उन्हीं के खिलाफ वो जब वो लालू जी शासन में थे तो उनके खिलाफ संघर्ष करके वो सत्ता में आए, और तब से समता पार्टी से लेके जेडीयू तक वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे। जिन्होंने साथ साथ संघर्ष किया, जिन्होंने साथ साथ आरएलडी के खिलाफ अपनी राजनीति की और वो साथ साथ ही सत्ता में आए, तो वो स्वाभाविक गठबंधन कैसे नहीं है? स्वाभाविक तो ये होता है कि नीतीश जी और लालू जी साथ चल रहे थे, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़के ही राजनीति में क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो वो ज्यादा है स्वाभाविक था, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात ये है कि ये जो गठबंधन बनते हैं ये वैचारिक गठबंधन के आधार पर नहीं बनते, ये गठबंधन बनते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को क्या फायदा होगा, या आने वाले 2024 के लास्ट में या 2025 में जब असेंबली के चुनाव होंगे तो कौन किसके साथ जाने से किसका ज्यादा फायदा होगा, ये इस आधार में बनते हैं। वैचारिक गठबंधन कहाँ है? लालू जी ने जब सारा संघर्ष किया 1970 से लेकर अभी तक कांग्रेस के खिलाफ किया, कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में है, तो वैचारिक तो बात ही नहीं है यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र में। विचार नाम की तो चीज ही नहीं बची है। ये तो अवसरवादिता या ये कहिए कि हमें क्या सूट करता है, सुटेबिलिटी की राजनीति। अवसरवादिता भी आप छोड़ दीजिए, खराब शब्द है, सुटेबिलिटी की राजनीति है। जो जिस समय जिसको सूट करे वो उस तरह से गठबंधन में चला जाता है। तो यहाँ पे वैचारिक दल की कोई बात नहीं है, राजनीति की कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक ही बात है कि हमें क्या सूट कर रहा है। आज कांग्रेस और आरएलडी मजबूरी में साथ है, कल अलग भी हो सकते हैं। आज जेडीयू बीजेपी साथ है, अलग भी हो सकते हैं। तो मेरा कहना है 2024 और 2025 के चुनाव में, आने वाले चुनाव में जेडीयू को लगता है कि एनडीए के साथ जाने का फायदा इसलिए है। आज शायद आप उसकी बात करते हैं, मांझी जी की बात करते हैं। जल्दी से अनवर पाशा जी का जवाब सुन लेते हैं। में जवाब देना, देखिए कांग्रेस ने संघर्ष किया जब उस समय देश में थी, आलोकतांत्रिक रवैया जब जमाने में वो कांग्रेस थी, संघर्ष किया नहीं। लेकिन सोशल और सेकुलरिज्म ये हमारे बिंदु है जिन पर हम करते आए। और कांग्रेस देखेंगे क्या होता है, काफी हद तक कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सेकुलरिज्म की विचारधारा है, इससे सारा बनता है, हमारा बनता है। आर्य ब्राह्मण हमारा है, वादी मानसिकता जो विचारधारा है,
पर आधारित विचारधारा है। इस विचारधारा पर हमारे विजेंद्र कुशवाहा जी का क्या संबंध है, पशुपति पासवान जी का क्या संबंध है, जीतन राम मांझी जी का क्या संबंध है, चिराग पासवान जी का क्या संबंध है, और नीतीश कुमार जी का क्या संबंध है। ठीक है सर। सुमित जी से इसी पर जवाब ले लेते हैं। सुमित जी, देखिए अनवर पाशा जी ये भी कह रहे हैं कि वैचारिक एकता नहीं है आप लोगों के गठबंधन में, सिर्फ आप लोग एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वैचारिक एकता की बात करते हैं, वैचारिक एकता की बात कौन करता है? वैचारिक एकता की बात परिवारवाद की मंडली चलाने वाले लोग करते हैं। लालू परिवार, अनवर जी मैंने आपको मौका दिया, सुन लेते हैं ना सर। परिवारवाद की मंडली। अनवर जी अगर बोलने नहीं दीजिएगा तो फिर अगली बात से आप भी बोल नहीं पाइएगा। बहुत देर से शांति से सुन रहा था, पाया कि मैं आपको सिर्फ इतना बताना अनवर जी मैंने आपको मौका दिया है सर, देखिए दूसरों की भी बात सुन लेते हैं। माफिया और बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया को प्रश्रय देने वाला एक गैंग है आरजेडी, जिसने लगातार इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय दिया। आज बिहार में सबसे बड़ा अनाज चुका है, जो कि जानना है। आज बिहार में बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया हो चुका है, और इसको प्रश्रय देने वाला सत्ता में बैठने जो दल था, जो अलग है, तो उसके बाद ये लोग लगातार चला रहे हैं। इन लोगों का प्रायोजित है फूड राज का कांग्रेस रूपी आचार का वृक्ष है, जिसकी शाखाएं इंडी अलायंस के रूप में। और एक कहावत हम लोगों ने बचपन में देखी होगी और एक तस्वीर देखी होगी कि एक बच्चा पेड़ पर बैठ करके उसकी डाली काटते हैं, जिस डाली होता है राहुल गांधी जी तरीके से अलग डॉक्टर भ्रष्टाचार शाखाएं हैं, उसकी काटते चले जा रहे। सुमित जी, वो लोग तार्किक रूप से इनके साथ नहीं रहते। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार लड़ाई कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठते हैं, जब वो एकजुट होते हैं तो इनके सीने पर पाप पड़ता है, क्योंकि इनकी आर्थिक भ्रष्टाचार की वो की पनाहगाह बन गई है भाजपा, भ्रष्टाचारियों की पनाहगाह बन गई है। सब जाके पनाह ले रहे हैं भाजपा में। इनके से भी कर सकते देश के सारे भ्रष्टाचारी जाकर के पनाह ले रहे हैं भाजपा में। है आज वास्तव मिशन जो बनी हुई है भाजपा, देखिए भ्रष्टाचार में। चलिए अनवर पाशा जी थोड़ा सा संयम बरतिए, ये बात पूरी होने देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा पलायन करना करना पड़ता है, और तीसरा सबसे बड़ा पलायन का पलायन होता है, जो बिहार से स्ट्रेटेजिकली लोगों के द्वारा किया जाता है, ताकि बिहार में कहावत है कि दो में कहना राजनैतिक के कहने है राज कर सकते। लोगों ने बिहार समाप्त कर दिया। सुमित जी यहाँ पर सुमित जी मैं आपसे एक और सवाल इस बीच लेना चाहूंगी। सुमित जी, आज नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मुलाकात है, फ्लोटस से पहले ये मुलाकात हो रही है। ऐसे में क्या लगता है कितनी अहम ये मुलाकात होने वाली है? सीट शेयरिंग पर किस तरीके से बातचीत बनेगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अलायंस ये राम राज्य की परिकल्पना और राम राज्य के साथ आगे बढ़ते जी। सीट बंटवारा और सीट बंटवारे से आगे बढ़ के राजनीतिक हिस्सेदारी से ज्यादा महत्व अगर कुछ भी है हमारे, तो देश की एकता, अखंडता और समाज के अंदर पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चलिए सर माफी चाहूंगी लेकिन वक्त का अभाव है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हो। हमारे साथ के त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं। के त्रिपाठी जी का मैं रुख करना चाहूंगी, काफी देर से के त्रिपाठी जी, जितिन राम मांझी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ एक विभाग से संतुष्ट नहीं है। क्या एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? त्रिपाठी जी देखिए नंदनी जी, क्योंकि अनवर पाशा जी ने जो कहा है जी, मैं उनका सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ कि हम 96 से वहां लड़ रहे हैं, और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? लालू के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ। और उसके साथ लगभग 17 वर्षों तक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो आपकी रीजनल पार्टियां हैं, इनका उदय कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के बाद ही हुआ है। और बिहार में देखा जाए तो लालू प्रसाद का जो जंगल राज था, उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, चाहे वो हमने जाकर के
उसको लिखाया, आपके न्यायालय में ठीक है लड़े। सर, वक्त का अभाव है, बहुत माफी चाहूंगी। अनवर जी से जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अनवर जी, लालू प्रसाद यादव जी सेकुलरिज्म के और सोशल जस्टिस के आइकन हैं पूरे देश में। पूरा गढ़ बना के रख दिया था जग। इसको आप नकार नहीं सकते। और जो रास्ता अरे भाई तो ये तो काटे सोशल जी। जस्टिस और सेकुलरिज्म का, उसी रास्ते पर चलकर बिहार का भी भला होगा और राष्ट्र का भी भला होगा। वही रास्ता है हम सबका। चलिए आप सभी से माफी चाहूंगी, वक्त का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2024 में आखिर बिहार में एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा। फिलहाल के लिए मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।